राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बड़े अहम फैसले लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम पर जुर्माना लगाया है। इस घटना के बाद खाद्य गुणवत्ता पर उठे सवालों के बीच रेल मंत्रालय ने IRCTC पर 10 लाख रुपए और सेवा प्रदाता पर 50 लाख का भारी जुर्माना लगाते हुए अनुबंध समाप्त कर दिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस बेबाकी और ठोस अंदाज में भारत की विदेश नीति का पक्ष रखा है, उसने यह साफ कर दिया है कि नया भारत अब किसी दबाव में झुकने वाला नहीं है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और युद्ध की स्थिति पर चर्चा करने के लिए संसद परिसर में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक हंगामेदार रही। शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश नीति संबंधित दृष्टिकोण की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं के बजाय घरेलू राजनीतिक परामर्श पर अधिक ध्यान देना चाहिए। केंद्र सरकार ने 1 घंटे 45 मिनट तक चली सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों को आश्वासन दिया कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा स्थिर बनी हुई है और आंतरिक खेपें रास्ते में है। पश्चिम एशिया संकट पर संसद में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई। सिंधिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में स्थापित भारत 60 अलायंस का दायरा तेजी से विस्तृत हो रहा है। जन भावना का सम्मान करते हुए योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 27 मार्च को एक अतिरिक्त अवकाश घोषित किया है। लोकसभा ने वित्त विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार से पहले मजबूरी के चलते आर्थिक सुधार किए जाते थे, लेकिन अब संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ यह किया जा रहा है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह परियोजना गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण और स्टार्टअप्स को नया प्लेटफॉर्म देगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्लग एंड प्ले मॉडल के तहत युवाओं को बिना किसी अतिरिक्त चिंता के स्टार्टअप शुरू करने की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद युवाओं के कौशल को सही मंच मिला है और अब IT क्षेत्र में नए अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। गोरखपुर के आज के इस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के उद्घाटन कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और सहजनों के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आज का दिन गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। यहां के युवाओं के सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस सॉफ्ट स्किल को एक नई प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है, उस प्लेटफॉर्म की एक महत्वपूर्ण कड़ी है ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ये इस फील्ड की सबसे बड़ी विशेषता है कि स्टार्टअप इस फील्ड में चलाने वाला व्यक्ति और केवल अपना कंप्यूटर लेकर के वहां जाएगा, बाकी उसको जगह की चिंता नहीं करनी है, उसको विद्युत कनेक्शन की चिंता नहीं करनी है, अन्य जन सुविधाओं की चिंता नहीं करनी है। और देश और दुनिया में जहां कहीं भी इस सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी आज अपनी धमक दिखा रही है,
उसके पीछे यही मॉडल सब जगह सफल हुई है और जो गोरखपुर में पहली बार यहां पर इस रूप में देखने को मिल रही है कि प्लग एंड प्ले मोड पर हम लोगों को यहां के युवाओं को अपने स्टार्टअप के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुआ है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए एसटीपीआई से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, अरविंद कुमार जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने गोरखपुर के अंदर इस एसटीपीआई पार्क का शुभारंभ किया है। हमारा जो युवा है उसमें टैलेंट है। उस टैलेंट को जब हम टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हैं तो वह अपने आप में अपनी प्रतिभा को कई गुना तेजी के साथ आगे बढ़ाने में सफल होता है। यही तो प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर किया है। दुनिया का सबसे बड़ी युवा आबादी भारत के अंदर स्केल था, लेकिन उससे 14 के पहले की सरकारों ने उनके स्केल को महत्व नहीं दिया, उसे स्किल में बदलने का प्रयास नहीं किया, कोई प्लेटफॉर्म नहीं उपलब्ध करवाया। परिणाम था युवा हतोत्साहित होता था। लेकिन आपने देखा होगा 2014 के बाद एक एक करके प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन हम सबको देखने को मिला और वह परिवर्तन किस रूप में, न केवल भारत सरकार के स्तर पर राष्ट्रीय महत्व के, बल्कि हर जनपद स्तर तक उस स्केल को स्किल में बदलने के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए और उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज की एक कड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है कि सॉफ्टवेयर के फील्ड में जो भी नौजवान अपने इनोवेशन को प्लेटफॉर्म चाहता है, अपने नवाचार के लिए एक मंच चाहता है, वह एसटीपीआई उन्हें उपलब्ध करवाने को तैयार है। और आज इसका शुभारंभ वासंती नवरात्रि के अवसर पर अष्टमी तिथि को होना शुभ लक्षण की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है कि वास्तव में इसका भविष्य उज्जवल है। यह एसटीपीआई भी यहां के युवाओं के सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबको एसटीपीआई के शुभारंभ के अवसर पर बधाई देता हूं। आप सबको वासंती नवरात्रि और कल रामनवमी है, रामनवमी की भी हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु श्री राम और जगत जननी मां भगवती आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाए, आपको हर प्रकार से समृद्धि की नई ऊंचाइयां प्रदान करे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्ध यात्रा के दौरान नालंदा जिले में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 24 नवंबर 2005 को एनडीए सरकार बनने के बाद राज्य में कानून का राज स्थापित हुआ और लगातार विकास कार्य किए गए। उन्होंने पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली की स्थिति बेहद खराब थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब प्रदेश में भय का माहौल समाप्त हुआ है और शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज खोले गए हैं। आप सब अच्छी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, आप सबका नमन करता हूँ। कि आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 से पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। समझ गए ना, उसी समय हम लोग की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। लेकिन इसके बाद जरा जानिए कि जब हम लोगों की सरकार बनी तो उसके पहले वाली जो सरकार थी, याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे और उसके बाद समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था उन लोगों के समय।
अब पढ़ाई का क्या था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो हर जगह, तो पूरे जगह, सब जगह होता था। और इसमें भी यहाँ भी इधर उधर उन लोगों के तरफ से बेकार तरह का था। तो शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा। हम लोगों ने तो बहुत जल्दी सब काम को शुरू किया। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा, शांति का माहौल है। और आप लोग जानते हैं ना, सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़े संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। तो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, पहले वाली, आप जानते ही है ना। हम लोगों के पहले वाली जो सरकार थी उसका बहुत खराब था, बहुत स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए आप जानते हैं, इलाज के लिए प्रतिभा मात्र 39 मरीज ही आते थे। और उसके लिए जो जाता था देखने के लिए अपना, तो एक दिन में प्रतिदिन 1 या 2 मरीज जाता था। ये भी हमको लगा कि इतना खराब है, किसी की तबीयत खराब होगी, ये पूरा होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों की सरकार जैसे ही बनी तो 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते। उसी समय हम लोगों ने करा दिया ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। अब पहले ही पूरे बिहार में 6 मेडिकल कॉलेज था। हम लोगों को लगा इतना ही कम का है भाई, इसको बढ़ना चाहिए। तो हम लोगों ने तुरंत उसमें 12 कर संख्या 12 वो कर दिया। और उसके अलावा और भी कर रहे हैं। 6 मेडिकल कॉलेज और बन जाएंगे बहुत जल्दी। और 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण में शीघ्र पूरा किया जा रहा है। एक तरह से हम लोगों ने ये सब काम किया। तो शुरुआती दौर में जो काम किया उसके बारे में बता दिया। अब राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। हम लोगों ने शुरू में ही कर दिया जब सरकार बनी। तो राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों, पुल पुलियों, रेल ओवरब्रिज, बाईपास में एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया। अब उसके बाद इसमें बहुत जगह से लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हुआ। तो सब जगह, हर जगह बढ़िया से बनवाया गया है, ये भी किया है। आप फिर जान लीजिए 2008 से कृषि रोड मैप बनाकर काम किया हम लोगों ने, और काफी बढ़िया काम हुआ है, जिससे कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस, मछली उत्पादन काफी बढ़ गया। अब मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है। इससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। साथ ही किसानों में की आय बढ़ी है। तो आपको बता दिए, पहले वाला इतना था, अब इस बार इसके बाद और भी करा दिए। दिल्ली विधानसभा में शीश महल मामले को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक मकान का मामला नहीं, बल्कि सिस्टम को गुमराह करने और जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ का मुद्दा है। मुख्यमंत्री ने सदन में पेश रिपोर्ट को धोखाधड़ी का पुलिंदा बताते हुए आरोप लगाया कि यह दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। ये रिपोर्ट उस नैतिक पतन का दस्तावेज है जो दिल्ली की जनता को आम आदमी बोल करके उन्होंने अपने आप को राजा और दिल्ली की जनता को दास समझा। नौकर थे, दास थे। जो वो कहेंगे मान लेंगे, जो दिखाएंगे देख लेंगे, जो कहेंगे वो सुन लेंगे। मैं महसूस करती हूं ये वही सदन है, वो यही कुर्सी थी जहां से बैठ करके वो दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाते थे, दिल्ली की जनता को गुमराह करते थे। आईना कुछ और दिखाते थे, तस्वीर कुछ और होती थी। धोखा देते थे दिल्ली की जनता को। हम सबको याद होगा कि स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी के घर के 10 एसीज के बारे में
किस तरीके के वक्तव्य उनके होते थे। शीला दीक्षित जी के घर में 10 एसी, 10 एसी, 10 एसी। हम पूछना चाहते हैं, दिल्ली की जनता पूछना चाहती है, 50 एसी अपने घर में लगा करके, 70 पंखे लगा करके वो कौन सा महल बनाया था जो शीला दीक्षित जी के 10 एसी से कम था। मैं आज इस सदन के माध्यम से पूछना चाहती हूं, आम आदमी पार्टी के कुछ नेता लोग हैं, वो शेड्यूल लेके घूमते हैं, कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें भी कहा गया कि देखिए दिल्ली में दुर्घटना हो गई, बजट पेश किया जा रहा है, खीर बांटी जा रही है, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो क्या ये शेड्यूल बुक लेकर के उन्होंने अपने समय के मुख्यमंत्री को नहीं बताया कि जब पूरी दुनिया में करोड़ों लोग मर रहे थे, जब पूरे देश में लाखों लोग मर रहे थे और पूरी दिल्ली में हजारों लोग मर रहे थे, तब केजरीवाल साहब अपने लिए महल बना रहे थे, तब वो अपने लिए महल बना रहे थे। और अब पंजाब में शीश महल 2 में जाके बस गए हैं, शीश महल 2 में जाकर के रह रहे हैं और दिल्ली की जनता को वहीं से भाषण देते हैं। उन्हीं के कोई नेता बोल रहे थे कि हमारे टाइम में 1 करोड़ का टेंडर 55 लाख में छूटता था। तो भाई ये 8 करोड़ का ये 62 करोड़ कैसे हो गया? ये 62 करोड़ कब हो गया, कैसे हो गया? ये भी तो तुम्हारे टाइम का था। इसके बारे में कुछ नहीं ज्ञान तुम्हें, आज किसी को बताइए तो सही। जिस तरीके से उन्होंने, और ये एक चीज नहीं है, और ये खाली केजरीवाल साहब का नहीं है, बाकियों पे तो उन्होंने निगाह आने ही नहीं दी। राखी बिल्लान, इन्होंने अपने मकान को रिपेयर कराने के लिए 2 करोड़ 33 लाख। रामनिवास जी जो विधानसभा, आप अध्यक्ष जी कुछ अपने ऊपर खर्च नहीं करते हैं, देखिए 3 करोड़ 23 लाख रुपए रामनिवास जी ने, गोपाल राय जी ने 2 करोड़ 55 लाख, सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़, सौरभ भारद्वाज जी ने 1 करोड़, और ये आतिशी जी 67 लाख में निपट गई। मनीष सिसोदिया उन्होंने 7.5 करोड़ रेनोवेशन के लिए। तो ऐसे इमरान हुसैन 3 करोड़, राजेंद्र पाल गौतम 3 करोड़, ये उनके मंत्रियों का चिट्ठा है। मुख्यमंत्री का अलग, मंत्रियों का अलग। जब हमने ऑफिस चार्ज लिया तो कह रहे फोटो इधर लग गई, फोटो उधर लगी, सारा ध्यान फोटो पे अटका रहे, ये नहीं बताने दे रहे कि भाई यहां पे इन फोटो के पीछे और क्या क्या चिट्ठा था, और क्या क्या कहानियां थी जो दिल्ली की जनता को जाननी चाहिए थी, पर कभी बताने नहीं दिया। मैं इतना कहना चाहती हूं, ये सीएजी रिपोर्ट जो यहां पेश की गई है, ये पुलिंदा है उनकी धोखाधड़ी का, दिल्ली की जनता के साथ में जिस तरीके का गुनाह उन्होंने किया, दिल्ली की जनता का जो पैसा उन्होंने खाया, और दिल्ली के साथ आम आदमी बोल करके जो गबन उन्होंने यहां पे किया, ये पुलिंदा है। दिल्ली को फ्लाईओवर चाहिए थे, दिल्ली को सड़कें चाहिए थी, पर उन्होंने अपने लिए 5 स्टार महल बनवाया। दिल्ली को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, परंतु उन्होंने वर्ल्ड क्लास इंटीरियर डेकोरेशन करवाया। सादगी नारा था पर अंदाज शाही था। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है।
उत्तराखंड में जौलीग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून और पिथौरागढ़ के बीच 42 सीटर विमान सेवा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सेवा की शुरुआत करते हुए कहा कि इससे दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले जहां यह सफर 14 से 15 घंटे में पूरा होता था, वहीं अब हवाई सेवा से यह दूरी काफी कम समय में तय की जा सकेगी। इससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही केंद्र सरकार की उड़ान योजना के विस्तार को भी उन्होंने ऐतिहासिक कदम बताया। देहरादून, पिथौरागढ़, देहरादून आज हवाई सेवा के शुभारंभ अवसर पर आप सभी को मैं बहुत बधाई देता हूँ। रामनवमी का पर्व है, इस रामनवमी के पर्व पर ये शुभ कार्य हो रहा है। ये भगवान राम से, माँ दुर्गा से मैं प्रार्थना करूंगा कि ये सेवा प्रारंभ हुई है, ये सेवा अनवरत रूप से चलती रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, प्रेरणा से हमने ये अडॉप्ट किया है कि कोई भी कार्य यदि हमारा शुरू होता है तो फिर वो अनवरत रूप से चलता है, यानी जब तक वह उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो चलता रहे। आज ये बड़ी खुशी की बात है कि 42 सीटर सेवा पिथौरागढ़, देहरादून और देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए चल रही है। आज से प्रारंभ होने वाली सेवा ये हमारे लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा है, क्योंकि इसके प्रारंभ होने से पिथौरागढ़ से देहरादून और देहरादून से पिथौरागढ़ ये परस्पर ये शहर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और इसकी जो दूरी है 14 घंटे 15 घंटे का लंबा सफर, ये सफर बहुत छोटा हो जाएगा और इससे निश्चित रूप से वहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने में बहुत अभूतपूर्व रूप से सहायता मिलेगी। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आप सबको ध्यान होगा 2014 से पहले देश में जितने भी हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है उनकी संख्या आजादी के बाद के 65 वर्षों में बने हवाई अड्डों से दुगनी हो गई है। यानी कि इस कालखंड में पिछले 11 वर्षों में अभूतपूर्व रूप से हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है। आज जहां एक और सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से छोटे शहरों में हवाई अड्डों के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है, उनको मजबूत किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। वहीं भारत को 2030 तक पैसिफिक लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने के लिए भी एयर कार्गो नीति भी लागू की गई है। अभी प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले ही एक कैबिनेट बैठक में उड़ान योजना को विस्तार देते हुए उड़ान 2.0 दूसरी को भी मंजूरी प्रदान की है। और ये कोई सामान्य डिसीजन नहीं है, ये बहुत ऐतिहासिक डिसीजन है कि उड़ान योजना अब अनवरत रूप से अपने दूसरे चरण में भी देशवासियों के लिए काम करेगी। इसके लिए आगामी 10 वर्षों में 29,000 करोड़ रुपए के बजट से 29,000 करोड़ रुपए के बजट से 100 से नए हवाई अड्डों का निर्माण होगा। 200 नए हेलीपैड के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस योजना का विस्तार विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में सस्ती एवं सुगम हवाई सेवा सुनिश्चित होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पहल न केवल विमानन क्षेत्र को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगी, बल्कि हमारे जैसे जो पर्वतीय राज्य उत्तराखंड जैसे उन सभी राज्यों के समग्र विकास में भी एक मील का पत्थर साबित होगी। भाइयों बहनों, उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए हवाई सेवाएं मात्र एक परिवहन का साधन नहीं है, बल्कि एक लाइफ लाइन भी है, जीवन रेखा भी है। चाहे वो हमारे सीमांत क्षेत्रों में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले स्थानों पर आवश्यक सामग्री पहुंचानी हो, गंभीर रोगियों को त्वरित रूप से उपचार पहुंचाना हो, उपचार के लिए उनको लिफ्ट करना हो, तो ऐसे समय में उनको अस्पताल लाना हो या प्राकृतिक आपदा की घड़ी के समय में बचाव के काम करने हो, प्रत्येक स्थिति में ये हवाई सेवाएं जीवनदायिनी सिद्ध हो रही हैं।
भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य में हवाई संपर्क को और अधिक सशक्त बनाने के लिए, घरेलू उड़ानों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए, इसके साथ साथ उत्तराखंड को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में पूरे देश में अपना एक विशिष्ट स्थान हम बनाएंगे और उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है उसको साकार करने में अवश्य सफल होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने गुरुद्वारा श्री नानकसर साहिब में मत्था टेका और दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि त्याग, तपस्या और सेवा की इस पवित्र भूमि पर आना उनके लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुओं की कृपा से यह स्थल आस्था और शांति का प्रतीक है। उन्होंने बाबा नंद सिंह जी महाराज और बाबा ईश्वर सिंह महाराज के तप और भक्ति को नमन करते हुए संगत को प्रकाश पर्व की शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां आकर मन को असीम शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। परम सत्कार योग प्यारी साध संगत जीओ, मेरा यह बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैनू अज दा जो पवित्र दिन है, इतिहासिक दिन है, अज दुर्गाष्टमी अते रामनवमी दे पवित्र दिन इस धरती ते शीश नवाण का मुझे मौका मिले है। नानकसर साहिब वो पवित्र स्थान है जिसकी नींव बाबा नंद सिंह जी महाराज उन्होंने कठोर तप नाल ये रखी गई सी। इस भूमि ते उन्होंने वो तप वो तपस्या की है, उन्होंने भगती वो जोत जगाई। बाबा नंद सिंह जी ने इस पवित्र भूमि ते भगती दी वो जोत जगाउण दा उन्होंने काम किया जिस दी लो अज भी करोड़ां दिलों नूं रोशन कर रही है। प्यारी साध संगत जीओ, उन्हां दे पद चिन्हां ते चलते हुए बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ने इत्थे 7 साल तक एकांत विच वास उन्हां दा विच सिमरन कीता सी। प्यारी साध संगत जीओ, ये उन्हां महापुरखां दी ये कमाई दा फल है कि अज इत्थे कदम रखदे ही मन नूं वो असीम शांति मिलती है। अज दे इस पवित्र समागम ते अज ये समापन अवसर ते मैं तुहानू बाबा ईश्वर सिंह जी दे प्रकाश उत्सव दी आप सब प्यारी साध संगत जी नूं मैं लख लख बधाई देंदा हाँ। गुरु साहिबान और होर संत महात्मावां ने भटकी हुई मानवता नूं जीवन दा सच्चा रास्ता दिखाण दा काम कीता है। उन्हां दे संदेश नूं जन जन तक पहुंचाण लई अस्सी संत महापुरुष विचार सम्मान अते प्रसार योजनावां हरियाणा दे विच चलाई हुई ने। इस योजनावां दे तहत साडी सरकार ने गुरु नानक देव जी दे 550 साला, गुरु तेग बहादुर जी दे 350 प्रकाश पर्व और 400 उन्हां दे जो शहीदी दिवस गुरु गोबिंद सिंह जी दे प्रकाश पर्व जी सहित कई संतां अते महात्मावां दी जयंतियां नूं साडी सरकार ने राज्य स्तर ते मनाउण दा असीं भी काम कीता है। प्यारी साध संगत जीओ, 2025 दे विच असीं गुरु तेग बहादुर जी दे 350वें शहीदी दिवस दे विच पूरे प्रदेश दे कई कार्यक्रम असीं ऑर्गेनाइज कीते ने। गुरुआं दी जो बाणी है उस बाणी नूं घर घर पहुंचाउण लई साडी सरकार ने बड़े पद्धर ते काम कीता है। साथियों, बड़े सैमीनार कीते ने गुरुआं दी बाणी नूं लेकर के और बच्चियां नूं उन्हां नूं अलग अलग थावां ते चाहे मैराथन गुरु तेग बहादुर जी दे नाम ते होण या बड़े सैमीनार होण, असीं बड़े थां ते उन्होंने मनाउण दा काम कीता है।
और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।